What is difference between आर कौशिक एंड लेफ्टी? आर कौशिक मैं उन लोगों के लिए हूं जिनके साथ मैं काम करता हूं, जो मेरे कलीग्स हैं या मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए मैं एज ए मेंटर काम कर रहा हूं। और लेफ्टी मैं उन लोगों के लिए हूं जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूं। यानी कि नाम के साथ आपकी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, या जो भी आपने रिएक्शन पढ़ी तो उसके अंदर कुछ नोमेनक्लेचर के सिस्टम्स होते हैं। अगर आप उन्हें समझते हैं तो आपके लिए कोई भी रिएक्शन या कोई भी फॉर्मूला रटने वाली चीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप उन्हें रट रहे हैं, फेरस पर इतना चार्ज, फेरिक पर इतना चार्ज, स्टेनस पर ये, स्टेनिक पर ये, तो ये आप कभी भी याद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज कभी क्लोरस हो जाएगी, कभी क्लोराइड, तो कभी पर क्लोरेट। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वरना आप हमेशा की तरह डिमांड करते रहेंगे हर किसी यूट्यूबर से, सर प्लीज वो 50 इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज की लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दीजिए जो आपने वीडियो में बोला है। वो आपको वही सेम रिपीटेड फॉर्मूलाज की लिस्ट प्रोवाइड भी करते रहेंगे। खैर, आज के लेक्चर के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब खुद आप हर एक फॉर्मूला को डिकोड कर पाएंगे, हर एक रिएक्शन को आप लिख पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहां से आई हुई है। अगर आपको ये लगता है कि आपको फॉर्मूला मेकिंग आती है, खासकर केमिस्ट्री वालों को, अगर आपको ये वहम है कि आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली आपको आती है, तो शायद आपको इस लेक्चर को देखने के बाद पता लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह गई थी। अगर थी तो वो आज डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। आई होप आप कंटिन्यूअसली लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। ये 4th एपिसोड है अकल्ट बैच का, और साथ के साथ असाइनमेंट्स भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं मिली हैं तो आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में ये सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो टीजीटी जैसे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSB, हरियाणा के स्क्रीनिंग एग्जाम्स, या फिर आप किसी सिंपल एग्जाम लाइक HSSC या SSSC जैसे एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अगर आपको किसी भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के बारे में जानना है तो आप ऐप पर दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड कर दिया है। तो जनता, शुरू करते हैं आज का सत्संग इन द न्यू एपिसोड ऑफ अकल्ट बैच, ओनली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ाकू बच्चा विद आर कौशिक। चलिए, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर, जिसका नाम मैंने स्पेसिफिकली दिया था इजी दिखने वाला डिफिकल्ट टॉपिक, और मैंने इसमें आपको पढ़ाया था बहुत ही सिंपल टॉपिक जिसे कोई नहीं पढ़ के खुश होता, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और मैंने आपको बताया कि क्या मेन पॉइंट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। बहुत ही इजी दिखने वाले आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन की डेफिनेशन से कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने क्लास में भी डिस्कस किए, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में भी प्रोवाइड किए हैं जो आपको फ्री मिल जाएगी अगर आप ऐप पे हैं तो। आइसोडाइफेरिज्म और न्यूट्रॉन एक्सेस, और किस तरीके से एटम की स्टेबिलिटी इन पर डिपेंड करती है। फ्रैक्शनल मास का क्या फंडा है, जब आप कहते हैं क्लोरीन का मास 35.5 है और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, तो क्या 0.5 आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन है या कुछ और है? इसके बारे में हमने डिस्कस किया। कुछ बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन असाइनमेंट्स और क्लास में हमने प्रैक्टिस किए। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि आज का टॉपिक कितना जरूरी है। मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस दिखाता हूं, और उसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, बट मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस यहां पर ऑप्ट किए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री हैं तो भी आपको लगेगा कि शायद हाँ, आपको थोड़ी और मेहनत की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जो है हमारे पास किस एग्जाम्स में आया हुआ है, ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये है हमारा DSSB 2014 TGT का ये क्वेश्चन है, जिसमें उसने पूछा है एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है A जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और येलो प्रेसिपिटेट देता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहता है जब इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बताओ सॉल्ट क्या होगा? लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले पता हैं और आपको ये पता है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा।
इस लेक्चर के बाद जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बहुत जल्दी ये क्वेश्चन कर देंगे, मैं आपको अश्योर करता हूं, और वो भी बिना किसी एम्बिग्यूटी के। मतलब आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन मुझे करना किस तरीके से है। यानी कि हाँ, टीजीटी के जो हमारे एग्जाम्स हैं उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको फॉर्मूला मेकिंग की जरूरत पड़ने वाली है। और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं इसके, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, which change occurs when KMnO4 in presence of acid is used? इनमें से कौन सा चेंज होगा? फेरिक टू फेरस, आयोडाइड टू ब्रोमाइड, सल्फेट टू सल्फाइड, ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आपको यही नहीं पता कि ये है क्या और KMnO4 का क्या यूज है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है अगर आपको प्रॉपर फॉर्मूला और उनके रूल पता है। रटे हुए नहीं होने चाहिए भाई, और यही अपने बैच का फंडा भी है, रटना नहीं है। केमिस्ट्री में आप यही नहीं कहेंगे कि आपको रटना पड़ रहा है। एनवीएस का ये क्वेश्चन था। चलो, जर्नल एग्जाम के लिए भी एक क्वेश्चन मैंने रखा था इस बार, ताकि आपको पता लग जाए कि चाहे आप इन एग्जाम्स के अलावा अगर दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा HSSC CET में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैरोस एसिड? लो भाई, केमिस्ट्री वाला ही बता दो। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं, रटा हुआ नहीं है, मीनिंग अगर आपको पता है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, फटाफट मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि फॉर्मूला क्या होने वाला है और क्या मीनिंग है। कि आपको ये रटने पड़ेंगे? कितने ही डिफरेंस है इनमें, H2S2O7, H2S2O8, H2SO4, H2SO5, एक ऑक्सीजन का फर्क है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बॉन्डिंग पैटर्न का, और एसिड का नाम बदल जाएगा। ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं कि किसी चीज का जो नाम है या फॉर्मूला हम किस तरीके से कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और फॉर्मूला मेकिंग से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आयन होता क्या है। सबसे पहले तो आयन के बारे में जानते हैं। बेसिक सी चीजें शायद आपको पता भी हो। आयन कोई भी स्पीसीज है, अ चार्ज स्पीसीज, अ चार्ज्ड स्पीसीज, उसे हम क्या बोलते हैं? आयन। कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब ये चार्ज का मतलब क्या है? देखो, इस चीज को समझने के लिए आपको एटम का बेसिक सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा हम जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी कि वो हिस्सा जहां पर न्यूक्लियस है और वो हिस्सा जो न्यूक्लियस से बाहर है। न्यूक्लियस के अंदर 2 तरीके के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर हमारे पास एटम के अंदर बेसिकली शेल्स आप जनरली कहते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड पर रिवॉल्व कर रहे हैं। एक बेसिक सा मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। एटम ओवरऑल हमेशा न्यूट्रल होगा। जब वो न्यूट्रल है तभी वो एटम है। अगर उसके ऊपर चार्ज आ गया तो एटम रहा ही नहीं, फिर तो वो आयन बन जाएगा। किसी भी एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है बिल्कुल उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्योंकि प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं, इसीलिए प्रोटॉन का एडिशन और प्रोटॉन का रिमूवल ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। अगर आपने प्रोटॉन को ऐड या प्रोटॉन को रिमूव किया तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी, जो कि डेली लाइफ में आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए अगर एटम के चार्ज को डिसबैलेंस करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए या फिर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिए। अब अगर किसी एटम में से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। यानी कि इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है जिससे ये इसे बांध के रखे हुए है। इसी फोर्स को हम कभी कभी बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जिससे न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जकड़ के रखा है, बांध के रखा है। इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रॉन को छुड़वाएंगे, यानी कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी और इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, बच्चे नहीं है भाई आप 9th क्लास वाले कि बस एग्जामिनर आपसे पूछेगा बताओ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो क्या बनेगा।
मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहा है एटम इलेक्ट्रॉन, कैसे निकाल रहा है एटम इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव कर रहा हूं तो मुझे क्या प्रोवाइड करनी पड़ रही है? एनर्जी। और अगर आप किसी प्रोसेस में एनर्जी देते हैं तो वो प्रोसेस कैसी होती है? एंडोथर्मिक। एंडो मतलब एंट्री, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन, ना ही न्यूट्रॉन। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अपनी एनर्जी कम करने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये एटम बनाते हैं। एटम से आयन बनते हैं, आयन से मॉलिक्यूल बनते हैं जो नेचर में स्टेबल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो स्टेबल होंगे ही नहीं। इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो 101% कहीं ना कहीं गेन भी होंगे। कितना मुश्किल होगा ना इलेक्ट्रॉन को निकालना। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं। अगर आप अपने ड्राई हेयर्स में कॉम्ब करते हैं तो आपके बालों से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्ब के ऊपर आ जाते हैं, और उस कॉम्ब से, उस कंघे से, उस पेन से, आपने शायद ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा या बच्चों को पढ़ाया होगा कि बेटा ड्राई हेयर्स में अगर कॉम्ब करते हैं तो आप कागज के पीसेस को उठा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपके हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए? उस कॉम्ब के ऊपर। इसीलिए कभी बार बार कंघी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बार बार कंघी करेंगे तो भैया मेरे वाला हाल होगा, बाल उड़ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे। बेसिकली औरतों को भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके हेयर्स के ऊपर चार्ज आ रहा है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो डेफिनेटली उसके ऊपर चार्ज है। अब उस चार्ज को खत्म करेगा पक्का नेचर उस चार्ज को नहीं रहने देगा। न्यूट्रलिटी जो है वो स्टेबिलिटी लाएगी। इसीलिए एनवायरनमेंट में जो भी चीज है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कोई भी मॉलिक्यूल जो भी आपके हेयर से स्ट्राइक करेगा वो उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कभी कभी केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं और आपकी हेयर्स के ऊपर जो क्यूटिकल है वो उसके साथ रिएक्शन करता है, और हेयर्स में, यानी कि आप कह सकते हैं हेयर की स्ट्रेंथ जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो अगर आप बार बार कंघी करते रहते हैं तो उससे हेयर्स की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम हो जाती है। दैट इज द साइंस बिहाइंड इट। क्लियर? तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियसली पहले भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इलेक्ट्रॉन में से कुछ माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। और इसीलिए उस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम बोलते हैं कैटायन। ठीक है? यानी कि ये एटम था, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन था, और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो यहां पर खाली जगह है। एक तरीके से हम इसे क्या बोलते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है? शायद आपको पता होगा शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होती है, यानी कि खाली जगह हो गई। इस खाली जगह को ही हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कोई चीज नहीं है। पॉजिटिव का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी। जैसे आपने सुना होगा कि मोटिवेट कर दिया भाई, पॉजिटिविटी आ गई। तो पॉजिटिविटी का मतलब ऐसा नहीं कि उसने आपके दिमाग में कोई गोल डाल दिया, नहीं, बल्कि आपको जो चीज गोल से डाइवर्ट कर रही थी, जिस नेगेटिविटी के बारे में आप सोच रहे थे, उस इंसान ने आप में से वो नेगेटिविटी हटा दी। तो पॉजिटिव नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी ही पॉजिटिविटी कहलाती है। तो अगर आप निराश हैं, हताश हैं, तो आप उस निराशा को हटाएंगे तो आप पॉजिटिव हैं। आपका माइंड पॉजिटिवली काम कर रहा है। दैट्स द रियलिटी ऑफ नेचर, एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास कैटायन के बारे में। एनायन की अगर हम बात करें तो एनायन में हमारे पास क्या होगा? अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर कोई एटम क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनायन में। यानी कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इंफिनिटी से, लेट्स से कि यहां पर इस एटम के अंदर पहले भी इलेक्ट्रॉन है, अगर इंफिनिटी से इस इलेक्ट्रॉन को कोई गेन कर रहा है, इंफिनिटी का मतलब है कि अभी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतनी डिस्टेंस है कि ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा रहा, तो हमें थोड़ा सा वर्क तो करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को हमें थोड़ा सा आगे लेके आना पड़ेगा। अब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर जब ये इसे खींच रहा है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है
एक्सोथर्मिक। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के भी नजदीक आ रहा है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट हैं ये सभी से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यानी कि रिपेल कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कैसी हो रही है, इसको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि ये प्रोसेस हो रही है एंडोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन किसी एटम में, एनायन का बनना एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, यह डिपेंड करता है इन दोनों एनर्जीज के रिजल्ट पर। यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन कैन बी एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक। जैसे जब आप ऑक्सीजन एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो O नेगेटिव बनेगा, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गेन, इसीलिए प्रोसेस ओवरऑल क्या रहती है, एक्सोथर्मिक। लेकिन वहीं ऑक्सीजन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शंस बढ़ गई हैं, तो प्रोसेस हो जाती है एंडोथर्मिक। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एनायन कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये पॉइंट्स बनेंगे आपके एग्जाम में और आप पढ़ के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो एनायन बन गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो कैटायन बन गया। ना आपको वेकेंट ऑर्बिटल का मीनिंग पता लगेगा ना ही कुछ और वो इन्हीं से ऑप्शंस बना देता है। फिर बैठ के वही बात फिर से आ जाती है, भाई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, ऑप्शंस डिफिकल्ट होते हैं। इसीलिए भले इंसानों थोड़ा सा ध्यान से, पेशेंस के साथ और ध्यान से सुनोगे तो बात बन जाएगी। देखो मैं कम से कम मान के चलो 200-250 लेक्चर्स में आपका सिलेबस कवर करूंगा और आपको देने हैं 60-70 क्वेश्चंस। मान लो कि 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 60-70 क्वेश्चंस आपके सिलेबस के आएंगे, बाकी राम कहानी कुछ ना कुछ चलती रहती है। 60 क्वेश्चंस का मतलब है 60 बातें, 200 लेक्चर्स में 60 बातें, यानी कि हर घंटे में आपको सिर्फ एक पॉइंट समझना है। तो इसीलिए पेशेंस के साथ आपको समझना होगा, हर लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या पता किस लेक्चर में कितने टाइम के बाद वो बात आए जो आपको एग्जाम में सक्सेस करवा देगी। अगर आप ये 200-250 घंटे मुझे मतलब कि मान के डेडिकेटली अगर मुझे देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि भाई एग्जाम में आप 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करेंगे। भीड़ से अलग हटना है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, आयंस के टाइप। ये तो हो गया चार्ज के बेस पे, एक कैटायन हो गया, एक एनायन हो गया। दूसरा हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर भी हम आयंस को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम एटॉमिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि होता क्या है। एटॉमिसिटी ऑफ आयन, नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ, इनफैक्ट यू कैन से टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या फिर किसी आयन के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, उसे आप एटॉमिसिटी कहते हैं। DSSB का लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन है कि हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट में बताओ एटॉमिसिटी कितनी होगी। अब अगर आपको ये ही नहीं पता कि मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला है MgSO4 और हाइड्रेटेड में उसमें 7H2O होते हैं, तो आप इसकी एटॉमिसिटी नहीं बता सकते। और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो भाई 1 प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन और 7 ऑक्सीजन। लो 14 प्लस 6 20, 21, 4 25, 26, 27, ये एटॉमिसिटी है। क्या कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये, आधी जनता इसको गलत करके आ रही है। हाइड्रेटेड का मतलब नहीं पता लग रहा है, हेप्टाहाइड्रेटेड लिख दे तो पता नहीं लग रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला नहीं लिखना आ रहा है। और बायो वाले कहते हैं कि भाई केमिस्ट्री मुश्किल है, फिजिक्स वाला कह रहा है कि नहीं फॉर्मूले रटने पड़ रहे हैं। प्रोसेस जो है ना, तैयारी करने का तरीका मुश्किल बना रखा है आप लोगों ने। एग्जाम मुश्किल नहीं है, आप कोई सा भी एग्जाम देख लो, आप जब टॉपिक वाइज घर बैठ के PYQ करते हैं ना, आपको लगता है ये तो मैं कर लूंगा, एग्जाम में जाके फिस हो जाता है सिस्टम। सिली मिस्टेक्स के नाम पे रोना रो देते हैं। तो भाई ड्रामे करने बंद करिएगा और फोकस करके अगर चीजों को आप पढ़ रहे हैं तो ही चीजें आपको रिजल्ट देने वाली हैं, वरना कितना भी कुछ भी किसी भी चीज को ब्लेम करते रहो। चलो, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और आयन इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं मेरे पास है O2 नेगेटिव, ये एक आयन है। अब इस पे चार्ज है 2 नेगेटिव, लेकिन एटम कितने हैं, 1। तो इस आयन को हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब एक, एटम सिर्फ क्या है, एक ही है। अगर मैं कहता हूं OH नेगेटिव, अब इस पर चार्ज तो 1 यूनिट है लेकिन एटम कितने हैं, 2, तो हम इसे बोलेंगे डाई
एटॉमिक। अगर कोई कहे कि P4 है तो इसमें कितना हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक। अगर कोई कहे S8 है सल्फर तो ये हो जाएगा भाई ऑक्टा एटॉमिक। जनरली दो से ज्यादा अगर किसी के अंदर एटम है तो एग्जामिनर उसके लिए सिंपली एक वर्ड यूज कर लेता है पॉली एटॉमिक। कभी कभी एक से ज्यादा के लिए भी वही वर्ड यूज कर लेगा पॉली एटॉमिक। तो अगर आपको ऑप्शन दिखे पॉली एटॉमिक कहीं पर तो आप सिंपली समझ लीजिएगा कि एक से ज्यादा एटम वहां पर हो सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ये। तो एक हमारे पास चीज आ गई मोनो एटॉमिक और दूसरी हमारे पास चीज आ गई पॉली एटॉमिक। आई होप आपको आयन और एटॉमिसिटी के बारे में फंडा क्लियर हो गया है। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज ये हमारे पास थी नहीं, लेकिन क्वेश्चंस इससे बहुत अच्छे बनने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है वैलेंसी। एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, ध्यान से सुनने वाला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और आयन। ठीक है, कोई किसी के साथ कितनी बार जुड़ा हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन देके जुड़ा है, कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए, वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी की कोई जुड़ा कैसे है किसी के साथ। वैलेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक होती है कोवैलेंसी। एचटेट वालों को बड़ा प्यारा है ये क्वेश्चन, ठीक है, एचटेट और सीटेट दोनों को ही बड़ा प्यारा है ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन लूज या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एटम या आयन अटैच हो रहा है किसी दूसरे के साथ, तो वो बन जाएगी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए, यानी कि आयनिक कंपाउंड जो हैं उनमें बेसिकली हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोवैलेंसी, को वर्ड आया है कोवलेंट बॉन्ड से, यानी कि जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, वो बताएगा उनकी कोवैलेंसी के बारे में। यानी कि कोवलेंट कंपाउंड के बारे में जब आप बात करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जब आप बात करते हैं, तो वहां पर आप कोवैलेंसी चेक करते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि NaCl, तो NaCl में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, वैलेंसी कैन नॉट बी एवर नेगेटिव। भाई मैंने किसी के साथ हाथ मिलाया हुआ है, मैंने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, तो मैंने पकड़ा हुआ है भाई, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट से मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। किसी के मैंने दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, तो मैंने पकड़े हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है कि पॉजिटिव में पकड़ा हुआ है, नेगेटिव में पकड़ा हुआ है। चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, किसी भी एटम का चार्ज वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वैलेंसी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर आपसे कोई कहे कि क्लोरीन पर चार्ज कितना है, तो क्लोरीन पर चार्ज है -1, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, यहां पर क्लोरीन की वैलेंसी है 1, कि भाई ये एक बार किसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मान लो कोई कहे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये फॉर्मूला है, सल्फेट के साथ कितने सोडियम जुड़े हुए हैं, 2, तो सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, 2। अब 2 वैलेंसी है, और ये 2 वैलेंसी कैसे आई है, सल्फेट ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज अगर कोई पूछे तो चार्ज इसके ऊपर कितना है, -2, लेकिन वैलेंसी कितनी है, सिंपली 2। अगर कोई कहे सोडियम की वैलेंसी बताओ, 2 सोडियम जुड़े हैं, लेकिन एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना, यहां पर सोडियम की वैलेंसी 2 नहीं कहेंगे, क्योंकि एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दिया और वो उसके साथ जुड़ गया, कि आजा भाई जुड़ जाते हैं। फिर दूसरा सोडियम आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दिया और वो भी इसके साथ जुड़ गया। तो सल्फेट कितने लोगों को जोड़ के बैठा है, 2 को, तो सल्फेट की वैलेंसी हो गई 2, लेकिन सोडियम कितनों के साथ जुड़ के बैठा है, 1 के साथ, तो इसीलिए सोडियम की वैलेंसी हो गई 1 और चार्ज हो गया +1।
तो वैलेंसी हम डिसाइड कैसे करते हैं? जनरली हम ये कहते हैं कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 1। भाई पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 8 और 18 आते हैं। अब बचा ही एक है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, क्योंकि हम ये कहते हैं जनरली, फिलहाल अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो इसी कंसेप्ट के साथ देखते हैं कि हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि 8 या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो बेटर कौन सा है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। इसीलिए सोडियम जुड़ते हुए क्या करता है? एक पॉजिटिव चार्ज लेके आता है। वहीं पर कैल्शियम की अगर बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20, 2, 8, 8 एंड 2, K, L, M और N। तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ना कि डुप्लेट। तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इसीलिए कैल्शियम पर कितना चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो वैलेंसी किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, और चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए उसके बारे में आपको बताता है। तो वैलेंसी की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या होने वाली है? पॉजिटिव। अगर कार्बन की बात करें, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 2 एंड 4, तो K हो गया, L हो गया। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो चाहे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे। लेकिन अगर इसके साथ जुड़ने वाली कोई नॉन मेटल ही है, तो नॉन मेटल के साथ जुड़ते हुए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हो जाएंगे, तो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 4। इसीलिए कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। अगर कोई कहे कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की कोवैलेंसी बताइए, तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर हम देखें, तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड बनाया। डबल बॉन्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया, एक यहां और एक यहां, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4, यानी कि कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। जब सिंपली वैलेंसी वर्ड यूज करें तो आपको जो भी आप ऑप्शन में मिले आप आंसर कर दीजिए, लेकिन जब इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछे तो आपको सिर्फ आयनिक कंपाउंड देखने हैं, यानी कि जहां मेटल और नॉन मेटल जुड़े हैं, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने दिए, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने लिए। जब कोवैलेंसी की बात करें तो आपको बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड्स के ऊपर फोकस करना है। तो इस तरीके से वैलेंसी और कोवैलेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस में गड़बड़ करते हैं। चलो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या सिस्टम है, किस तरीके के क्वेश्चन यहां से बेसिकली आए हुए हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैंगनीज आयन? Mn2 पॉजिटिव हमें दिया हुआ है और कह रहे हैं कि भाई आपको इसकी क्या बतानी है? वैलेंसी बतानी है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो ऑप्शंस देखो क्या है, सारा खेल ऑप्शंस का है। 2 पॉजिटिव यहां पर है, तो यहां पर 2 है, यहां पर -2 है, यहां पर +7 है। कैनॉट से नीड जेड। जेड आपको पता है क्या होगा? एटॉमिक नंबर, है ना। कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं। अब एटॉमिक नंबर, हाँ हमें जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर हम किसी एटम की आयन की वैलेंसी बताने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहां पर उसने पहले ही 2 पॉजिटिव लिख दिया है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जुड़ रहा है। तो वैलेंसी की वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हमें इस केस में जेड की जरूरत नहीं है। अगर एटम होता, लाइक सोडियम दे दे, कैल्शियम दे दे, तो हम उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैलेंसी बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला तरीका आपको कंफ्यूज करने का जो एग्जाम में हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है वैलेंसी वाले क्वेश्चन से। एक दूसरा तरीका और यहां पर यूज होता है, उसको देख लेते हैं। जैसे यहां पर है सल्फेट आयन की वैलेंसी हमें
आइडेंटिफाई करनी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि सल्फेट आयन क्या होता है। खैर ये तो अभी आपको समझ में आ ही जाएगा। सल्फेट आयन जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, वैलेंसी हमें बतानी है। क्या ट्रिक थी इसमें कि भाई पहला ही ऑप्शन -2 दिया तो बहुत बार लोग क्या करते थे कि -2 तो वैलेंसी कितनी होगी -2। ये अब आपको ध्यान रखना है कि वैलेंसी पूछी है तो वैल्यू हमेशा क्या जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। ये ही ट्रिक यहां पर बेसिकली एग्जाम में वो यूज करता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। सबसे कॉमन ट्रिक है जो यूज होती रही है ओवर द ईयर्स ताकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाए। दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन और है, सेम ही है लगभग हमारे पास यहां पर है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फटाफट आंसर कर दीजिए। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट आयन, और कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला भी उसने दे दिया है CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, फटाफट मुझे आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, -2 +2 3 4 क्या इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देख के मैं एग्जाम प्रेशर की बात बताता हूं। इस क्वेश्चन को देख के लोगों ने सोचा भाई कार्बोनेट आयन की वैलेंसी यहां पर हमें बतानी है, -2। अरे कंफ्यूज कर रहा है, पढ़ाकू बच्चा से पढ़ के आया हूं भाई मैं नहीं करूंगा, गलत है ना। -2 नहीं +2, और फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा गलत, है ना। जैसे ही आप 2 पे टिक करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी किसकी पूछी है, कार्बन की, ना कि कार्बोनेट आयन की। अगर कार्बोनेट आयन की वैलेंसी पूछे तो आंसर क्या होगा, 2। अब कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर होता है ये नेगेटिव नेगेटिव, तो कार्बन की वैलेंसी यानी कि कोवैलेंसी, लेकिन अगर वो कोवैलेंसी मेंशन कर देता तो फोकस चला जाता कि भाई कार्बन के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए उसने सिंपल वर्ड यूज किया वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, आंसर विल बी डी। अब ये होती हैं सिली मिस्टेक्स, ये नहीं करनी है भाई, ये आदत छोड़नी है ना। इसीलिए मैं हर तरीके के हर लेक्चर के साथ जो भी पॉसिबल कंफ्यूज करने के तरीके हो सकते हैं उन्हें डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे चार्ज के बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, या फिर एक्सोथर्मिसिटी, एंडोथर्मिसिटी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये तो हो गया हमारे पास आयंस के बारे में। आयन हमारे पास होते कैसे हैं, कैटायन, एनायन, मोनोवैलेंट, पॉलीवैलेंट। ठीक है, वैलेंसी पे एक और छोटा सा मुझे चलो ध्यान आ गया। आयन की वैलेंसी, आयन को हम वैलेंसी के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एटॉमिसिटी में था ना, मोनो एटॉमिक यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम है, ऐसे ही चार्ज के बेस पे मोनोवैलेंट, अगर किसी की वैलेंसी कितनी है 1, जैसे Na पॉजिटिव उसकी वैलेंसी कितनी है 1, Cl नेगेटिव इसकी वैलेंसी कितनी है 1। तो इस बार आपको चार्ज पे फोकस करना है ना कि नंबर ऑफ एटम्स पे। तो ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है। डाईवैलेंट यानी कि जिसकी वैलेंसी 2 हो, जैसे Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, और O2 नेगेटिव, तो ये भी डाईवैलेंट है, ये भी डाईवैलेंट है। CO3 2 नेगेटिव, ये भी हमारे पास क्या है, डाईवैलेंट है। अगर एक से ज्यादा चार्ज हो तो फिर से हम इसे क्या बोल सकते हैं, पॉलीवैलेंट। ये वर्ड यूज होता है कई बार, जैसे SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। तो क्योंकि चार्ज एक से ज्यादा है तो हम इन्हें सिंपली क्या बोल सकते हैं, पॉलीवैलेंट आयन। तो एक एटॉमिसिटी के लिए है और दूसरा किसके लिए है हमारे पास, बेसिकली वैलेंसी के लिए। दोनों वर्ड यूज होते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इसके ऊपर, जो कि एग्जाम्स में आया हुआ है, शायद मैंने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है बट जरूरी है। देखो किस तरीके से आता है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पॉलीवैलेंट मोनोएटॉमिक आयन। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन बन सकते हैं। पॉलीवैलेंट मोनोएटॉमिक बन सकता है, पॉलीवैलेंट पॉलीएटॉमिक बन सकता है, ठीक है, मोनोवैलेंट और मोनोएटॉमिक,
मोनोवैलेंट और पॉलीएटॉमिक। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस बन सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ो, आपको एग्जांपल दे देता हूं। पॉलीवैलेंट यानी कि चार्ज क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा। मोनो एटॉमिक, एटम एक ही होना चाहिए, जैसे O2 नेगेटिव। तो ये पॉलीवैलेंट है, बिल्कुल है। मोनो एटॉमिक है, हाँ भाई बिल्कुल मोनो एटॉमिक है। ये हो गया एनायन, क्या कैटायन हो सकता है, बिल्कुल Mg2 पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है, पॉलीवैलेंट, क्योंकि चार्ज एक से ज्यादा है और एटम एक ही है, मैग्नीशियम सिर्फ। तो दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीवैलेंट, मोनो एटॉमिक। एक एनायन है और दूसरा कैटायन है। पॉलीवैलेंट पॉलीएटॉमिक, चार्ज भी एक से ज्यादा होना चाहिए और एटम भी एक से ज्यादा होने चाहिए, जैसे CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट। एटम कितने हैं टोटल, 4, 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, चार्ज भी एक से ज्यादा है। उसी तरीके से पॉलीवैलेंट और पॉलीएटॉमिक, पॉलीवैलेंट और पॉलीएटॉमिक भी होना चाहिए। CO3 2 नेगेटिव हो गया, और वैसे तो बहुत सारे हैं। SO4 2 नेगेटिव है, Cr2O7 2 नेगेटिव है, ये नहीं होगा। मोनोवैलेंट मोनो एटॉमिक यानी कि एटम भी एक होना चाहिए, चार्ज भी एक ही होना चाहिए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों ही एक एक एटम है, एक एक यूनिट ही क्या है, चार्ज है। मोनोवैलेंट पॉलीएटॉमिक, चार्ज एक यूनिट होना चाहिए, HCO3 नेगेटिव, चार्ज एक यूनिट है लेकिन एटम एक से ज्यादा है। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, चार्ज एक यूनिट है लेकिन एटम एक से ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आइडेंटिफाई मोनोएटॉमिक पॉलीएटॉमिक आयन, आइडेंटिफाई पॉलीएटॉमिक मोनोएटॉमिक मोनोवैलेंट आयन। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। HTET में ये एक बार कैसे पूछा गया है, HTET का मैं आपको बता देता हूँ। उसने ऐसे ऑप्शन बनाया था कि एक आयन लिख दिए उसने, यहाँ पर 4 आयन्स उसने लिख दिए और यहाँ पर उसने ऑप्शन दे दिए और मैट्रिक्स मैच आपको करना था कि कौन सा किसके साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास कई बार आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आयन लिखना सीख लेते हैं कि हम फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। देखो कैटायन जो है वो एनायन को अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा भाई, कैटायन हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वेकेंट ऑर्बिटल यानी कि खाली जगह। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, खाली जगह। और एनायन हमारे पास है नेगेटिव चार्ज यानी कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इससे फायदा क्या होता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो हमारे पास इस अट्रैक्शन से एक कंपाउंड बनता है और इस अट्रैक्शन से हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। और यही लैटिस एंथैल्पी आपको नेचर में आयनिक कंपाउंड दे रही है। वरना आपने एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपने एनर्जी दी, जो कि एक अनस्टेबिलिटी सिचुएशन है। जब आप किसी को एनर्जी देंगे तो वो अनस्टेबल हो रहा है, वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जब आप सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आपने एनर्जी दी, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो मे भी थोड़ा बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाए, लेकिन क्लोरीन को गैस में बदलना, सोडियम को गैस में बदलना, उसे एनर्जी देके आयनाइज करना, सारी अनफेवरेबल सिचुएशन है और सबको कंपनसेट करता है ये लैटिस एंथैल्पी। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जनरली जितनी भी चीजें आयनिक आप देखते हैं वो सारी सॉलिड ही हैं। आपके घर में लगा हुआ पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कार्बोनेट 2 नेगेटिव, ये दोनों आपस में जुड़ के कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। ये इतना मजबूत है। क्यों है ये मजबूत? क्योंकि जब ये दोनों जुड़ते हैं देयर इज अ रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी। कौन सी चीज घुलेगी नहीं घुलेगी वो भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी वहां पर प्रेजेंट है।
सो ओवरऑल आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, वेकेंट स्पेस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चीज के साथ ओवरलैप करेगा और हमारे पास बनेंगे कंपाउंड। क्योंकि अलग अलग चीजें जुड़ रही हैं तो हमारे पास बनेंगे कंपाउंड। और ये कंपाउंड जब भी बनेंगे ये हमेशा ट्राई करेंगे अपने आप को किस स्टेट में लेके जाने की, द स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी। यानी कि कोई भी कंपाउंड कब तक एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, कोई भी एनायन कैटायन के साथ कब तक जुड़ने की कोशिश करता है, जब तक वो न्यूट्रल ना हो जाए, विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो हमारे पास आयन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, जिसमें कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ जुड़कर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर मुझे किसी तरीके से यह पता लग जाए कि कौन कैटायन कौन एनायन, फिर तो कहानी ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन कैटायन और एनायन से पहले मैं आपको, कैटायन और एनायन तो मैं आपको अभी सिखा ही दूंगा, याद हो जाएंगे आपको साथ के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेसिक फंडा सिखाता हूं। कोई भी नाम जब आपको बोला जाता है, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट, जो सबसे पहले बोला जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो बाद में बोला जाएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। पोटेशियम एसीटेट, यानी कि पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है और एसीटेट पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन लिखते हुए शुरू में जब फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे इसका फॉर्मूला आपको बुक में ऐसे लिखा मिलेगा, CH3 COO नेगेटिव K पॉजिटिव, आप नेगेटिव पॉजिटिव हटा सकते हैं, न्यूट्रल हो गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, क्योंकि इसमें HCO3 नेगेटिव था और Na पॉजिटिव था। यहां पर आपने नाम में भी पहले पॉजिटिव लिखा और बाद में नेगेटिव। यहां पर आपने नाम में तो पॉजिटिव लिखा है लेकिन बाद में पॉजिटिव आया है, मतलब कि अगर भाई यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहां, तो कब पॉजिटिव पहले लिखना है और कब बाद में, एक तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। नाम जब भी आपको बोला जाएगा उसमें सबसे पहले आपको बोला जाएगा कैटायन और बाद में आपको बोला जाएगा एनायन, तो कहीं पर भी होगा तो ये वाली चीज आपको पॉजिटिव में ढूंढनी है, ये वाली आपको नेगेटिव में ढूंढनी है। कब कैसा होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एनायन है जो ऑर्गेनिक नेचर का है, ठीक है, ऑर्गेनिक नेचर समझ रहे हैं ना, जैसे कार्बन वाले जो कंपाउंड बेसिकली हमारे पास है, कार्बन और उसके डेरिवेटिव, यानी कि इनके नाम में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। चलो मैं इतना काम कर देता हूं आपको समझाने के लिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड मिलेगा। ये दो फंक्शनल ग्रुप, यानी कि किसी के फॉर्मूले में अगर आपको COOH या SO3H मिल जाए तो इसका मतलब आपको पहले ये वाला हिस्सा लिखना है और फिर बाद में मेटल वाला हिस्सा लिखना है। इसके अलावा कोई भी आपको मिल जाए उसमें सब में पहले मेटल और बाद में, ये बस दो को छोड़ के बाकी सब में ये वाला चलेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। थोड़ा और आगे ऑर्गेनिक में जब जाएंगे तो थोड़ी और चीजें ये आपको क्लियर रहेंगी। तो COOH से जो बनेगा, SO3H से जो बनेगा, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन जिसके अंदर होगा, COO नेगेटिव जिसके अंदर होगा, जैसे यहां पर है CH3COO, इसे एसीटेट बोलते हैं। HCOO नेगेटिव, इसे फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये जब किसी के साथ जुड़ेंगे तो बाद में जोड़ना है। इनके अलावा बाकी सब में इसी तरीके से हम जोड़ेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम आयोडाइड Ki, तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो इस तरीके से हम चीजों को नेट न्यूट्रलिटी के हिसाब से तब तक जोड़ते रहेंगे भैया जब तक चार्ज बैलेंस ना हो जाए। और चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे? चार्ज बैलेंस करने का एक सिंपल सा तरीका है। मान लो कि मेरे पास मैं कहता हूं Na पॉजिटिव है और इसे सल्फेट आयन के साथ जोड़ना है, SO4 2 नेगेटिव के साथ जोड़ना है। मुझे ये दोनों इस तरीके से जुड़ने कि इनका चार्ज बैलेंस हो जाए। भाई इसके ऊपर मान लो चार्ज X है और इसके ऊपर Y है, तो X और Y को अगर बराबर करना है तो क्या करूं, इसको Y से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको X से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, दूसरा एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ये 1 दर्जन केले हैं, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है, 1 दर्जन केले हैं, ये भी मेरे पास क्या है भाई, 1 दर्जन केले हैं। तो मेरे पास टोटल 3 डजन बनाना है। ओके,
अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक और है पेयर, लेकिन उसमें केले जो हैं वो 3 ही हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस तरफ और इस तरफ केले बराबर हो जाए। यहां पर 3 दर्जन है, यहां पर एक जो पेयर है उसी में 3 केले हैं। तो ऐसे ऐसे मुझे कितने लेने पड़ेंगे? ऐसे ऐसे मुझे लेने पड़ेंगे 12 मुझे लेने पड़ेंगे। यानी कि एक में, क्योंकि एक पेयर में 3 ही थे, तो ऐसे ऐसे कितने पेयर लेने पड़े? 12। क्योंकि यहां एक में 12 थे, तो ऐसे ऐसे कितने लेने पड़े? 3। यानी कि अगर इन दो टर्म्स को मैं बराबर करना चाहता हूं तो इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से अगर मुझे ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बराबर करने हैं तो ऐसे ये वाले कितने ले लूं? इसके जितने। और ये वाले कितने ले लूं? इसके जितने। यानी कि अगर मैं 2 ले लूं सोडियम और 1 ले लूं सल्फेट आयन, तो चार्ज अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। अब यही चीज पढ़ाते हुए हम कैसे सिखाते हैं? हम डायरेक्ट सिखाते हैं। हम प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी नहीं बताते। हम ये नहीं बताते कि कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। कब ये 3 डायमेंशनल स्पेस में, कब ये नेचर में स्टेबल होंगे? जब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तब ये अपने आप नेचर में स्टेबल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल होने के लिए आयन एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधा कहते हैं बेटा इसके ऊपर इतना चार्ज है, इसके ऊपर इतना चार्ज है, सोडियम के ऊपर 1 यूनिट चार्ज है, सल्फेट के ऊपर 2 यूनिट चार्ज है, ये 1 ये 2, इसको इसके साथ लिख दो, इसके साथ वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो अगर ये बात सत्य है, अगर ये बात सच है, तो फिर मान लो मैं कहता हूं मैग्नीशियम सल्फेट Mg2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो हमारे पास यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? Mg2SO4, ये कितने होने चाहिए भाई? 2। फिर फॉर्मूला ये होना चाहिए था। लेकिन फिर आप कहते हैं इसको काट देंगे। अरे भाई सलाद काट रहे हैं यार कि 2 से 2 काट दिया। फिर आप इसमें क्यों नहीं काट रहे? जब आप कहते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, फिर इसमें भी काट दो भाई, CH2O। फिर तो अपने डाल्टन बाबा सबसे बड़े सही बात कहने वाले थे। डाल्टन यही तो कह रहा था कि एटम हमेशा जुड़ेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में। लेकिन सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं जुड़ते, मॉलिक्यूल बनाने के लिए जुड़ेंगे, नेचर में स्टेबल होने के लिए जुड़ेंगे। तो नेचर की स्टेबिलिटी अगर देखनी है तो फिर यहां क्यों काट रहे हो? तो एक्चुअल में आप वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं भाई। गलत है यार, नहीं पढ़ाना, मत पढ़ाना भाई किसी को। वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। 3 डायमेंशनल स्पेस में स्टेबिलिटी का नियम है। तो इसीलिए ये 2 और ये 2 इनको बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसीलिए एक मैग्नीशियम एक सल्फेट के साथ जुड़ के नेट न्यूट्रलिटी को अचीव कर रहा है। और इसीलिए फॉर्मूला मैग्नीशियम सल्फेट है। नेचर में अगर मैं कट्टे में से मैग्नीशियम सल्फेट के उठाता हूं तो एक ही मैग्नीशियम एक सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी याद रखना। गलत पढ़ते हैं, गलत पढ़ाते हैं भाई, प्लीज ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं श्योर हूं कि मैं करवा दूंगा अगर आप नियत से पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर आप प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पढ़ाने का पता लग जाएगा कि ये क्या पढ़ा रहा हूं और मैं क्या था रियलिटी में। मैं नहीं कहता कि सब गलत पढ़ा रहे हैं, बट मैंने देखा है भाई 90% 95% लोग गलत पढ़ा रहे हैं। शुरू में मैंने भी गलत पढ़ाया। सही पढ़ाने के लिए बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ती है। ये एक लेक्चर बनाने के लिए मुझे 6 घंटे लगते हैं कम से कम, जेन्युइनली बता रहा हूं मैं। ये 1 घंटे का लेक्चर बनाने के लिए मैं 2 बार रीचेक करने की कोशिश करता हूं, कोई गलत चीज तो नहीं है, कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं है। फिर भी अगर हो सकता है हो जाए, तो आप कोई बच्चे नहीं है। हम एक लर्निंग फेज में है, हम एक लर्निंग प्रोसेस में है। आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो बट ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको कैटायन और एनायन किस तरीके से ध्यान रखने हैं। क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पता लग गया तो आप उन्हें जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सिखाता हूं पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन। ठीक है, 1 मिनट में 2 लाइन याद रखना है। लीना, केमिस्ट्री वालों को तो पता ही होगा कि रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है लीना और एक का नाम है रूबी। दोनों की आपस में क्या है? फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। ठीक है, इनमें से कोई भी दिख जाए उसके ऊपर कितना चार्ज लगाना है? +1। मतलब कि अगर आपको कोई कहे पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम ये रहा
तो पोटेशियम पे पहले कितना चार्ज लगाओ, +1। फिर सल्फेट को देखते हैं, पहले पॉजिटिव वाले सीख लेते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी दिख जाए तो उसके ऊपर कितना चार्ज लगाना है, +1। इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है लिथियम, इसका नाम है सोडियम, यहां पर है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम आपको कभी नहीं मिलेगा, ये बहुत ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए इसके बारे में कहीं बात नहीं होने वाली। दूसरा, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दहेज वाला सिस्टम है भाई, इंडिया में रहते तो बेटी को दहेज में निपटा रहे हैं। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। चार्ज कितना है, +2, ठीक है। चार्ज कितना होगा, हमेशा +2। बेरिलियम, बेरियम, ध्यान रखना, बोरोन बी है, बेरिलियम और बेरियम, इसमें इसके कंपाउंड जो हो पेपरों में बड़े आते हैं। बेरियम सल्फेट वाइट कलर का होता है। पहले क्वेश्चन जो मैंने बिल्कुल पहला क्वेश्चन दिखाया था उसका आंसर यही था। बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये भी रेडियो एक्टिव है लेकिन स्टेबल है, देखने को मिल सकता है, ठीक है। थर्ड लाइन है बाबा अली, बाबा अली, चार्ज कितना होगा, +3। बोरॉन, एल्यूमिनियम, अगर इन दोनों में से कोई सा नाम सुनने को मिल जाए तो कितना चार्ज लगा देना है, +3 लगा देना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हम पर कम, ठीक है। कैसे याद रखोगे, हम पर कम, जिसके नाम में अस आ जाए, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं हम के लिए, अस, तो जिसके नाम में अस आ जाए उस पर चार्ज क्या होगा, कम होगा। जैसे Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, इसे हम बोलेंगे क्यूप्रस और इसे बोलेंगे क्यूप्रिक। अगर बोले Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव तो इसे बोलेंगे फेरस और इसे बोलेंगे फेरिक। गोल्ड Au पॉजिटिव और Au3 पॉजिटिव, ओरस ओरिक। मर्क्यूरी Hg पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। Sn टिन Sn2 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव, स्टेनस स्टेनिक। Pb लेड पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, प्लम्बस प्लम्बिक। तो जिसके ऊपर चार्ज कम होगा उसके नाम के पीछे अस मिलेगा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसके पीछे इक मिलेगा। जनरली जो एस या पी ब्लॉक जो पी ब्लॉक वाले होते हैं उसमें 2 का डिफरेंस होता है, पी ब्लॉक वालों में 2 से 4, और जो बाकी होते हैं उनमें जनरली 1 या 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। मोस्टली 1 का ही डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कॉपर वाला हो गया, आयरन वाला हो गया, मर्क्यूरी वाला हो गया, लेड वाला हो गया। तो डी ब्लॉक की जो मेटल हैं उनके अस और इक वाले में 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है मेनली, और जो पी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं अगर उसके आयन आप बनाते हैं अस और इक वाले तो उसमें जनरली 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। छोटी सी बात अगर आप याद रख सकें तो अगर आपको कहे क्यूप्रस क्लोराइड तो आपको कॉपर पे 1 चार्ज लगाना है, अगर कहे फेरिक हाइड्राइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो भी आपको कहे तो आपको कितना चार्ज लगाना है, 3 लगाना है। तो एक हमारे पास ये वाला फंडा आता है। एक आपको याद रखना है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, इसको याद रखिएगा, ये अमोनियम आयन है। और एक होता है H3O पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। एक हमारे पास है अमोनियम आयन और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन। ये हमारे पास भाई पॉजिटिव वाले हो गए। अब इन पॉजिटिव्स का यूज करके आप कितने भी कंपाउंड बना लो, ठीक है। अगर आपको मैथ आता है तो ये फैक्टोरियल में चला जाएगा, करोड़ों में आप कंपाउंड बना सकते हैं। एक के साथ आप कितने ही एनायन जोड़ सकते हैं, किसी भी एनायन के साथ आप कितने भी कैटायन जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एनायन। ये समझना बड़ा जरूरी है।
एनायन। अगर आपको एनायन समझ में आ गए फिर तो कहानी ही खत्म हो गई। ये बिल्कुल बहुत बड़ा इजी है। मैं आपको एक 4 छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर आपने नोट्स बना लिए इसके प्रॉपरली, कॉपी पेन लेके अगर आप बैठे हैं तो नोट्स आप प्रॉपरली बना लेंगे तो भाई गजब हो जाएगा। आपको याद रखना है NCSP, नया कमिश्नर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कुछ भी कह लो। NCSP, NO3 नेगेटिव, 3 ऑक्सीजन जोड़ के एक नेगेटिव चार्ज लगा देना है नाइट्रोजन के साथ। फिर कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जोड़ दो लेकिन चार्ज एक फालतू कर दो, ठीक है। अब चार्ज तो रखो सेम लेकिन ऑक्सीजन बढ़ा दो। पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन सेम रखी, चार्ज बढ़ा दिया। फिर हमने चार्ज सेम रखा लेकिन ऑक्सीजन बढ़ा दी। अब फिर से ऑक्सीजन रखेंगे सेम और चार्ज बढ़ा देंगे। तो भाई हो गए आपके सारे एनायन हो गए आपको, अगर आपने ये समझ लिया तो। नाइट्रोजन वाले को बोलेंगे नाइट्रेट, कार्बन वाले को कार्बोनेट, सल्फर वाले को सल्फेट और फॉस्फोरस वाले को फॉस्फेट। अगर आप देसी बालक हो तो भाई घर में पढ़ा है ये फॉस्फेट, तो है ना, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, है ना। तो भले इंसानों आम जिंदगी में है ये नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। ये नाइट्रेट जो यूरिया हम खेत में डाल रहे हैं, तो यूरिया प्लांट को नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन देगा। अब ये नाइट्राइट क्या होता है, अगर 8 वाला हो तो उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, 8 वाला बन जाएगा। जैसे NO2 नेगेटिव क्या बन गया, नाइट्राइट, है ना, आसान। सल्फेट से SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड। बाकी सब चीजें सेम, बस एक ऑक्सीजन कम कर दो, PO3 3 नेगेटिव, फॉस्फाइड। लो भाई 4 याद किए थे, 4 से 3 और बन गए। कार्बन वाले में मत करना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो 8 से क्या बन जाएगा, 8, ठीक है, सिंपल। हाइड्रोजन सबका भाई, हाइड्रोजन सबका भाई है। कितना चार्ज था, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। हाइड्रोजन सबका भाई, तो हाइड्रोजन इनमें से किसी के साथ भी जुड़ जाए तो उसके नाम में भाई जुड़ जाएगा। जैसे मान लो इसके साथ जोड़ दिया तो H जोड़ दिया मैंने, PO4 मैंने यूं का यूं लिख दिया। भाई एक पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो कितना रह गया, 2 नेगेटिव। नाम देखो क्या बन गया, बाई फॉस्फेट। जुड़ गया ना भाई, सलमान खान है भाई ये। सल्फाइड HSO3 2 नेगेटिव था, -1 रह गया, क्या बन गया, बाई सल्फाइड। ये तो बड़ा कॉमन है, ये आपने सुना भी होगा। HCO3 2 नेगेटिव था, -1 रह गया, क्या रह गया, बाई कार्बोनेट। बन गया ना, सबके साथ जोड़ दो भाई। 4 से पहले 3 बन गए, 7 हो गए। अब 7 के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो तो 7 और बन गए, 14 हो गए। 14 नेगेटिव आयंस अगर आपको पता है तो वैसे ही कहानी क्लियर हो जाएगी, उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा NCSP, ऑक्सीजन बराबर चार्ज बढ़ा दो, चार्ज बराबर ऑक्सीजन बढ़ा दो, ऑक्सीजन बराबर चार्ज बढ़ा दो। एक एक ऑक्सीजन कम कर दो, 8 से 8 बन गया। सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, सबके नाम के आगे बाई जुड़ गया, ठीक है। दूसरा आते हैं आइड वाले। आइड वाले, अगर किसी के नाम में आइड आ रहा है, जैसे आपने सुना होगा ना, ऑक्साइड, सल्फाइड, ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, नाइट्राइड। कहां से आए ये, अगर आप देखोगे इनकी वैलेंसी कितनी है, जितना इनके ऊपर चार्ज है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो कितना होता है, 8 2 6, तो वैलेंसी कितनी है, 8 - 6 2। भाई 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 करने के लिए, इसलिए 8 में से माइनस कर रहा हूं। तो 2 वैलेंसी और 2 ही नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज 2 है तो कितना हो गया, वैलेंसी 2 है तो मतलब चार्ज भी वही है, तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 7, तो 8 - 7 1, तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या बन गया, क्लोराइड। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड,
क्योंकि एक वैलेंसी है। नाइट्राइड, फोस्फाइड, क्योंकि 3 वैलेंसी है। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में होते हैं तो एक ही वैलेंसी रहेगी, ऑक्साइड, सल्फाइड। तो जिसके नाम के पीछे आइड आता है समझ लो कि वो क्या है, उस पर उतना ही चार्ज है जितनी उसकी वैलेंसी है। कार्बाइड, तो कार्बाइड हो गया C4 नेगेटिव। बड़ा ट्रेंड में आजकल कैल्शियम कार्बाइड आपने सुना होगा, आपने वो देखा होगा अभी दिवाली होली पे ना वो करते थे, एक पाइप लेते थे, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डालते थे, पानी डालते थे और उससे पटाखा बजा देते थे, कहते थे इसमें कार्बाइड है। दूध के अंदर डाल देते हैं कैल्शियम कार्बाइड और कहते हैं देखो उबलता हुआ दूध मैंने सर पे डाल लिया, तो वो भी एक्चुअल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो कार्बाइड बड़ा ट्रेंड में है, तो याद रखिएगा कार्बाइड यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है। ये हमारे पास कुछ कॉमन आयन हैं जो बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं और सबके फॉर्मूले आप बना सकते हैं। इसमें एक दो छोटी बातें और बता देता हूं मैं। MnO4 नेगेटिव ये होता है पर मैंगनेट, और एक हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं डाइक्रोमेट, ठीक है। और इसमें OH नेगेटिव, ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो चार्ज कम हो जाएगा, इसे बोल देंगे फिर हाइड्रोक्साइड। O2 नेगेटिव, अगर 2 एटम एक जैसे जुड़ जाएं तो उसे पर बॉन्ड बोलते हैं एक तरीके से, जैसे इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि एक तो बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन ने यहां पर, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी, अब देखो इस क्वेश्चन में ना पॉइंट ध्यान से समझो, अगर ये क्या है इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड। जैसे मान लो कि आपको कोई कहे सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड मैंने कैसे बनाया, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला है O2 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव क्यों है भाई, क्योंकि एक तो बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, एक सोडियम ने एक ऑक्सीजन को दे दिया, दूसरे सोडियम ने दूसरे को दे दिया, यानी कि एक Na पॉजिटिव यहां जुड़ गया और एक Na पॉजिटिव यहां जुड़ गया, तो हमारे पास बन गया सोडियम पर ऑक्साइड। अगर कोई कहे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी बताइए, ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 1 2। अगर कोई कहे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी बताइए तो कितनी है 1। अगर कोई कहे ऑक्सीजन की कोवैलेंसी बताइए तो 1, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही है पर ऑक्साइड में, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी है 1 और कोवैलेंसी है 1। अब वो क्या पूछता है, अब वो आपको सॉल्व करना है भाई। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास था कैटायन और एनायन के बारे में। अब कैटायन और एनायन की फॉर्मूला मेकिंग के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्मूले बनाने कैसे हैं। आपको सिंपली अब क्या पता होना चाहिए, आई होप आपने ये सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं या नोट्स आप साथ के साथ बना रहे हैं। अब आपको सबसे पहले लिखना है पॉजिटिव चार्ज, फिर लिखना है नेगेटिव चार्ज। जैसे जिंक सल्फेट, तो जिंक पर चार्ज है 2 पॉजिटिव, सल्फेट यानी कि SO4 2 नेगेटिव। चार्ज को बैलेंस करना होता है, फिर भी अगर आपको यही याद रहता है कि भाई काट दो, जो कि गलत है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको काट दीजिए और लिख दीजिए जिंक सल्फेट। कोई कहता है लेड फॉस्फेट, लेड फॉस्फेट, तो लेड हमारे पास क्या होता है Pb2 पॉजिटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। तो ये दोनों चार्ज बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, यानी कि इसके जैसे 3 चाहिए और इसके जैसे 2 चाहिए, तो हमारे पास हो जाएगा Pb3 PO4, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, तो अगर ये लिखने हो तो हम इसके पहले किस में बंद करेंगे, ब्रैकेट में, और फिर इसके साथ लिखेंगे 2, क्योंकि अगर हमने ये ऐसे लिख दिया Pb PO4 2, तो इसका मतलब है कि 42 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए हम इसे पहले ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि ये क्या है पॉली एटॉमिक आयन है, और फिर इसके साथ नीचे हम लिखेंगे हमारा नंबर। क्लियर। अगर एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी हो ऐसे की, अगर कोई ऐसा हो हमारे पास और उसकी एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम, तो देखो लेड के कितने एटम है 3। अब ऐसे ऐसे 2 हैं, मतलब PO4 प्लस PO4, एक तरीके से आप कह सकते हैं ऐसे ऐसे 2 हैं। तो हमारे पास फॉस्फोरस कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 8,
या फिर आप सीधे ऐसे कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो इससे मल्टीप्लाई करना है हर एक के नंबर ऑफ एटम्स को जब आप क्या कैलकुलेट करें, एटॉमिसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस तरीके के फॉर्मूले से बन सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको सिंपल अगर कोई दे दे, मान लो लेड एसीटेट, अगर मान लो कोई कहे लेड एसीटेट। अब एसीटेट क्या होता है, CH3COO नेगेटिव, तो लेड होता है Pb2 पॉजिटिव, तो ये एसीटेट आयन इस बार ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, तो इसके साथ 2 आ जाएगा क्योंकि इस पर 2 चार्ज था, वो इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, तो लेड एसीटेट का फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा। तो आपको कैटायन और एनायन अगर पता है तो कैटायन आपको पहले लिखना है, एनायन बाद में, एक्सेप्ट ऑक्सलेट, फॉर्मेट और एसीटेट जो कि आपको मैंने बता दिए हैं क्या होते हैं और कौन से में हमें यूज करना है। अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपको कोई असाइनमेंट चाहिए स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मूलाज की, कि भाई मैं फॉर्मूले लिख के नहीं दूंगा, मैं आपको बस नाम लिख के दूंगा, आप फॉर्मूले की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, वो मैं आपके लिए कर सकता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एसिड। फॉर्मूला मेकिंग में जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप जॉब के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई बेशक छोड़ दो ये टॉपिक। आपको एचटेट क्लियर करना है, बेशक छोड़ दो, सिर्फ एचटेट अगर आपको क्लियर करना है, सीटेट अगर आपको क्लियर करना छोड़ दो। अगर आप पंजाब में जॉब चाहते हैं तो ये टॉपिक जरूर करिए, क्योंकि पंजाब में पीटेट में, यूपी टेट में ये एग्जाम में रहता है। स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि आपको समझ में आना चाहिए, वरना आप रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे। एचटेट में अब तक कोई क्वेश्चन नहीं है, फ्यूचर में आने के मुझे चांसेस लग नहीं रहे। एचटेट का तो लेवल ही रफड़ है भाई, ठीक है। तो वैसे तो ज़्यादातर DSSS के जो पेपर आप देखेंगे उसमें भी कहीं नहीं पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि कोई भी कर लेगा, थोड़ी सी मेहनत कर ली, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। फिर भी ये है कि चलो अपना बेस्ट करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं कि कहीं से कुछ भी मिल जाए वो करना है। एसिड जनरली 2 तरीके के हम लेके चलते हैं, एक तो होते हैं हाइड्रा एसिड, ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग में जो हमें जरूरत पड़ेगी वो ये है, और एक होते हैं ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड वो एसिड है जिसमें हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा एटम होगा, और ये जनरली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मतलब ये इस बॉन्ड में से जनरली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिससे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। एक होते हैं ऑक्सो एसिड। ऑक्सी एसिड की खास बात यह है कि ऑक्सीजन पक्का होगा, हाइड्रोजन पक्का होगा और एक एक्स्ट्रा एटम भी होगा, ठीक है। ये हैलोजन नहीं है भाई, ज्यादातर एक्स को हैलोजन समझते हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन समझते हैं, ये कोई भी एटम है। यहां पर ऑक्सीजन 101% नहीं होगा, जैसे, ठीक है, ये क्रॉस है, जैसे HCl। अब ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान से सुनिएगा, जो प्योर HCl है, प्योर HCl, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। HBr, मैं की बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाने वाला हूं, HI, ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये है हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर मैं इन्हें पानी में डाल दूं, इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दूं, तो हम HCl को बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो नाम हाइड्रोक्लोरिक तब आएगा जब वो एसिड बन जाएगा। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, लेकिन अगर इसके नीचे AQ लिख दिया, एक्वस यानी कि पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, ना कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और अगर ये प्योर फॉर्म में है, याद रखना ये प्योर फॉर्म में है, तो ये इनके नाम है, और अगर ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो इनके नाम ये हैं। नाम नहीं लिखने आते, मैं केमिस्ट्री वालों को बता रहा हूं भाई, केमिस्ट्री वालों को नहीं पता है। अगर वहम हो तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, बता दो, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री वालों को भाई। चलो चैलेंज क्वेश्चन हो गया, जिसने बता दिया बहुत अच्छा बच्चा है, 5 रुपए कैश प्राइज भाई हमारी तरफ से, गरीब आदमी में। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड,
हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड H2S होता है। H2SO4 पे टिक मार के आई थी सारी दुनिया, केमिस्ट्री वाले ही सब है भाई। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बस हाइड्रोजन जुड़ी होती है इसमें। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और जब इसे पानी में मिला दिया तो ये क्या बना? हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक्वस H2S ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ना कि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। अगर वो तुम्हें ये कह देना कि बताओ प्योर है या नहीं, प्योर है या इम्प्योर H2S, तो बता नहीं पाओगे तुम। अगर तुम्हें ये कह दिया ना हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड बताओ प्योर है या इम्प्योर, तो भाई प्योर है ये। प्योर तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्योंकि सिर्फ H2S है। पानी में घुल गया तो प्योर कहां रहा? दो अलग अलग चीजें हैं, एक पानी है और एक हाइड्रोजन सल्फाइड है। दोनों को मिक्स करके हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड बना, तो इसका मतलब ये कैसा है? इम्प्योर है। क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ऐसे, और भाई ये लगता है कि और ये पता नहीं कैसे कहां से आ गया। ये जबरदस्त कंसेप्ट है और बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक तो आता ही नहीं है, बेसिक आता कहां? रटते हैं तो भाई गड़बड़ होती है। तो एक प्योर और इम्प्योर में डिफरेंस करना आ गया ना, तो भी ट्रेन बन जाएगी। अगर नहीं सुना हुआ तो 100% गलत करके आएगी दुनिया। अगर यकीन नहीं हो रहा तो भाई किसी से पूछ के देख लो। अभी तो आपने सुन लिया, अगर यकीन नहीं हो रहा किसी भी भले इंसान से पूछ के देख लो, बता दे तो। चलो, ऑक्सी एसिड्स का मतलब होता है जहां हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है। अब ऑक्सी एसिड्स के नोमेनक्लेचर में देखो, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, और अगर एक ऑक्सीजन कम कर दी जाए तो वो बन जाएगा अस। इक से अस, जैसे वो था ना अभी मैंने बताया था अहम पर कम, तो जिसमें कम ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? अस। जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? इक। जिस पे कम चार्ज है वो अस, जिस पे ज्यादा चार्ज है वो इक। एक बार फिर से इसके क्वेश्चन एक दो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स में करवाऊंगा। जो इक वाला है वो आयन बनाता है नाइट्रेट। जैसे नाइट्रिक वाला है तो इसके आयन के पीछे क्या मिलेगा? 8, यानी कि इक जो है उसका आयन के नाम में 8 आता है, और अस वाले के नाम में 8 आता है। अभी करवाए थे मैंने ये नाइट्राइट और नाइट्रेट, है ना। मैं कह रहा था ना कि नाइट्रेट में से एक ऑक्सीजन कम कर दो, नाइट्राइट बन जाएगा। तो जब इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 8 वाला बनेगा इक और 8 वाला बनेगा अस। अब जैसे H2SO4 है तो H2SO4 हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आयन क्या बनेगा? SO4। हाइड्रोजन हटा दो, 2 नेगेटिव, तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा सल्फेट। और अगर सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3 तो इसका आयन SO3, 2 नेगेटिव, ये क्या बनेगा? सल्फेट से क्या बन जाएगा? सल्फाइड। ये मीनिंग है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी भी एग्जाम में किसी का भी क्वेश्चन निपटवा देती हैं, और एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहां पर। दूसरा देखो, ये मीनिंग क्या है? जैसे मान लो कि मेरे पास है HClO3, ठीक है, बस एक याद कर लो, HClO3 नाम क्या है? क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक एसिड है तो इससे आयन क्या बनेगा? क्लोरेट। हाइड्रोजन हटा दो, ClO3 नेगेटिव, तो क्या बन गया? क्लोरेट। क्लोरिक में से एक ऑक्सीजन कम कर दो, HClO2, क्या बन गया? क्लोरिक से क्लोरस, क्या बन गया? क्लोरस। अब हाइड्रोजन हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? क्लोराइट। ये क्लोरेट था, ये क्या बन गया? क्लोराइट। एक ऑक्सीजन कम करनी थी बस। अगर 2 ऑक्सीजन कम कर दोगे तो हो नाम हो जाएगा हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कमी, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो हाइपोक्लोराइट। HClO, 2 ऑक्सीजन हटा दी तो हाइपोक्लोराइट। हाइड्रोजन हटा दो तो हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, एसिड का नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरिक, इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरिक एसिड, और आयन बन जाएगा हाइपोक्लोराइट। इससे बनाया है ना, ठीक है। अच्छा जी, एक ऑक्सीजन अगर ज्यादा कर दें, अगर ऑक्सीजन ज्यादा कर देंगे तो नाम हो जाएगा पर क्लोरेट। पर क्लोरिक एसिड न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा?
पर क्लोरिक एसिड, और आयन के लिए हो जाएगा पर क्लोरेट आयन। ये बन गया भाई पर क्लोरेट आयन। अब रटते रहते हैं इसको, तो सिंपली एक चीज याद रखनी थी, क्लोरिक, एक ऑक्सीजन कम करोगे क्लोरस, दो ऑक्सीजन कम करोगे हाइपो, एक ऑक्सीजन ज्यादा करोगे पर। ये वर्ड आपको यूज करनी है, बस स्क्रीनशॉट लेके रखना, ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ना, कोई डाउट लगे तो मुझे बताना कि आयन किस तरीके से बने हुए। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो परमानेंट जिंदगी का कलेश खत्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखो, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड है, एक ऑक्सीजन कम कर दो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, दो ऑक्सीजन कम कर दो हाइपो, जुड़ जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। एक वर्ड आता है पायरो, जब भी पायरो वर्ड मिले ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूले ये आए हुए हैं यार HSSC में, SSC में और बहुत सारे में, जिसको तुम रटते रहते हो, मार्शल एसिड का फॉर्मूला ये, उसका ये, रटो मत भाई। पायरो का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो और उनके बीच में से वाटर निकाल दो। जैसे पायरो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड कहां है, H3PO3, ये है फॉस्फोरस एसिड, OH OH H। ठीक है, ये फॉस्फोरस एसिड है। एक और ले लो फॉस्फोरस एसिड, OH OH और H, इन दोनों को जोड़ दो, यहां से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, क्या बन गया, P डबल बॉन्ड O H OH, ऑक्सीजन OH H। लो भाई, पंजाब में आया वो क्वेश्चन भी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप नहीं पढ़ रहे हैं वो बात अलग है, आपको मुश्किल लग रहा है वो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिस की, थोड़ी सी प्रैक्टिस की चीज है। ये बन गया पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो 4 बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस 5, तो 5 बॉन्ड मैंने बना दिए। एक और ले लो भाई, OH OH OH, हटा दो, बन गया यार, ये जुड़ गए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के थ्रू। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉस्फोरस कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। लो, ये फॉर्मूला बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, वो फॉर्मूला बन गया पायरोफॉस्फोरस एसिड का। सुन के पसीने आते हैं लोगों को, केमिस्ट्री वालों को नहीं पता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं आपको, और मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से बता रहा हूं। फॉस्फोरिक एसिड मतलब भाई इतनी ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन घटा दो फॉस्फोरस, एक और घटा दो हाइपोफॉस्फोरस। अच्छा, अगर हाइपो वर्ड लगा दें फॉस्फोरिक के साथ, हाइपो वर्ड लगा दें डायरेक्ट फॉस्फोरिक के साथ, देखो एक ऑक्सीजन कम की तो ये बन गया, 2 ऑक्सीजन कम की तो ये बन गया। अगर हम डायरेक्टली इसी में से 2 ऑक्सीजन कम कर दें, यानी कि एक OH यहां से हटा दिया, एक OH यहां से हटा दिया, दोनों आपस में जुड़ गए, हाइपोफॉस्फोरिक बन गया। दूसरा एग्जांपल देखो, भयंकर रिपीटेड हरियाणा में, सल्फ्यूरिक एसिड ये है, सल्फ्यूरस बताओ H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया। ऐसे ही पर बन जाएगा, ऐसे ही हाइपो बन जाएगा। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसी को ओलियम बोलते हैं भाई। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों अलग अलग एग्जाम में हर जगह आए हुए हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, OH OH। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड लो, OH OH, हटा दो भाई, दोनों ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ गए, क्या बन गया, सल्फर कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, H2S2, ऑक्सीजन कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको ओलियम बोलते हैं। पर ऑक्सो, अभी बताया था पर ऑक्सो का मतलब क्या होता है, अगर 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएं। डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड OH, ऑक्सीजन पर ऑक्सो मतलब एक और ऑक्सीजन। लो, मार्शल्स एसिड बोलते हैं, H2S2O8, H2S2O7, H2S2O8, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड तो एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है 2 आपस में जुड़ी हुई है।
ये रहा पर ऑक्साइड लिंकेज, सोडियम पर ऑक्साइड अभी बताया था, तो जुड़ गया, ला भाई बन गया H2SO5, कैरोज एसिड के नाम से जानते हैं इसको, भयंकर फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस में यूज होता है, ओलियम बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है आपको, चीज़ें आसान हैं, प्रैक्टिस मांगती हैं बस चीज़ें। आई होप इसके बाद आपको केमिस्ट्री में बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें कवर करते हैं। असाइनमेंट जरूर सॉल्व करिएगा और कॉन्टिन्यूटी में मेहनत करते रहिएगा। कभी कभी अगर लेक्चर डिले हो जाए तो किसी वजह से, क्योंकि कंटेंट बनाते हुए मैं कुछ ये सोच रहा हूं कि भाई कमी ना रह जाए कुछ भी, इसीलिए कभी कभार एक दो लेक्चर एक दो दिन आगे पीछे अगर हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपने जो पिछले लेक्चर पढ़े हैं उन्हें एक बार दोबारा देखिए, ऐप पर अपडेटेड रहिए, कोई नोटिफिकेशन आए तो उसे ऑन रखिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। बार बार YouTube पर जाकर ये मत सर्च करिए HTET की डेट कब है, एग्ज़ाम की डेट कब है। अपने आप को 2026 में टारगेट लेके चलिए कि दिसंबर 2026 तक मैं अपने आप को इतने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर दूंगा कि चाहे कोई एग्जाम आ जाए साइंस का, जॉब से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।